में इसे लाया गया और काबीना में इसे डिस्कस किया गया और इसके अगराज़ व मकासद बताए गए। आपको मालूम होगा कि पिछले साल मई में और फिर जून में 2 तरमीमी ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए नैब लॉज में तरामीम की गई थी और उन तरामीम के बाद मुख्तलिफ जो थी आरा आई, कुछ सियासी जमातों की, कुछ तबकात की, कुछ ने सराहा, कुछ ने कहा कि जी ये पता नहीं क्या कर दिया गया है और NRO दे दिया गया है। फिर वो सारी तरामीम जो हैं उनमें से जो मुनासिब समझी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान न्याजी ने, उन्होंने वो सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखी हैं। वक्त गुजरने के साथ साथ जाहिर है जब भी किसी नए लॉ को बनाया जाता है या उसमें तरामीम आती हैं तो कुछ टीदिंग प्रॉब्लम्स आती हैं। जो मुकदमात नैब के नहीं थे रहे दायरा समात में, वो मुकदमात कानून की रूह और मंशा के मुताबिक जाने थे दीगर एजेंसीज के। आप एक तजाद देखें ना, इतना में दीगर एजेंसीज के, यानी कि अगर मामला सूबाई एंटी करप्शन का है तो वो सूबाई एंटी करप्शन को जाना था, अगर मामला FIA का है तो वह FIA को जाना था, अगर मामला बैंकिंग ऑफेंसेस जराइम का है तो वो उनको जाना था। और नैब को कोशिश की गई थी कि जो मेगा करप्शन केसेस हैं उनके लिए रखा जाए, जिस मकसद के लिए नेशनल अकाउंटेबिलिटी ब्यूरो बनाया गया था। आपने खुद देखा, बारहा अदालतों ने कहा इस अरसे में, मैं बात 2000 से सन 2000 से लेके 2022 तक की कर रहा हूं कि नैब में मुकदमे तो बनते हैं, उनके फैसले नहीं होते, ट्रायल डिले होते हैं। कानून में लिखा 30 दिन में होगा, फिर कानून में लिखा 90 रोज़ में होगा, लेकिन वो फैसले होते नज़र ना आए किसी को। वजह ये थी कि हमने छोटे छोटे केसेस भी बना के और चॉइस पे बनाते थे। नैब के इख्तियारात बहुत ज़्यादा थे। जैसे ये चीटिंग पब्लिक एट लार्ज में जिस पे भी हाथ डालना होता था 10-12 दरखास्तें ली जाती थी और उसके खिलाफ नैब इंक्वायरी खोल दी जाती थी। नैब पे पॉलिटिकल इंजीनियरिंग का इल्ज़ाम आया और सिर्फ लोगों की तरफ से नहीं आया, पाकिस्तान की आला तरीन अदालत ने भी ये ऑब्ज़र्व किया ख्वाजा साद रफ़ीक केस में कि नैब को सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया जाता रहा है और किया जा रहा है। ये तकलीफ दह चीज़ें थी, जिसके बाद पार्लियामान ने अपना इख्तियार इस्तेमाल किया। अब ये बात हो रही थी कि देखें जी, इन्होंने अपने मुकदमे माफ़ करवा लिए, मुकदमे माफ़ करवा लिए। हम पहले दिन से ये कह रहे थे कि कोई एक मुकदमा जो है वो ये नहीं है कि इस वजह से बर्रियत हो जाएगी, बल्कि ये फ़ौरन चेंज होगा बुनियादी तौर पे। और बहुत थोड़े ऐसे केसेस होंगे जो कि कोर्ट एग्जामिन करके अगर मुनासिब समझे तो अदालत उन्हें क्लोज करेगी। उसमें कुछ हिकअप्स थी, यानी कि कुछ खलल ऐसे थे टेक्निकल, जिनकी वजह से, क्योंकि एक नई एक्सरसाइज हो रही थी, वो मुकदमे आके रुक गए थे नैब में, जिनकी तादाद 200 से कुछ ज़्यादा थी। तो उनको मुतलका अदालतों में, मुतलका तफ्तीशी अदारों में और मुतलका महकमों की असिस्टेंस के लिए उनको फर्दर ट्रांसफ़र करने के लिए ये तरामीम की गई हैं। इनका बुनियादी खुलासा ये है कि आइन नैब की दफ़ा 4 में जो है और दफ़ा 5 में तब्दीलियाँ की गई हैं जो जुरिस्डिक्शन के हवाले से थी। उसमें कहा गया कि जो पेंडिंग इंक्वायरीज़ हैं वो पहले ही इख्तियार चेयरमैन नैब का है कि वो इंक्वायरी क्लोज कर सकता है या उसको इन्वेस्टिगेशन में कन्वर्ट करके ट्रायल के लिए भेज सकता है। तो ऐसी इंक्वायरीज़ जो कि आज वो 50 करोड़ से कम मालियत के इल्ज़ामात की वजह से या जो पब्लिक होल्डर्स के साथ जो मिसयूज़ ऑफ अथॉरिटी है उसमें रीडिफाइन होने की वजह से, अगर ये नैब के परव्यू में नहीं तो चेयरमैन नैब उन इंक्वायरीज़ को मुतलका तफ्तीशी इदारों को भेज सकते हैं। वो बोर्ड अपना, उनका एक तरीक़ेकार है, उसमें बैठते हैं, उसमें फ़ैसला करते हैं। वो सब दफ़ा 4 में उसकी तशरीह में प्रॉब्लम आ रही थी नैब के अफसरान को। इसी तरह जो तफ्तीशें हैं, यानी कि इंक्वायरी से अगली स्टेज होती है इन्वेस्टिगेशन। इन्वेस्टिगेशन में चेयरमैन को इख्तियार दिया गया कि वो अगर इन्वेस्टिगेशन क्लोज करेंगे तो वो आज खुद नहीं करेंगे, वो ये ओपिनियन बना के अदालत में दायर करेंगे कि ये तफ्तीश अब क्लोज होना बनती है। अदालत अगर सेटिस्फाई होती है, अकाउंटेबिलिटी कोर्ट, तो वो तफ्तीश जो है वो क्लोज हो सकती है, वरना वो तफ्तीश भेजेंगे मुतलका महकमे या इदारे को। जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया, हो सकता है वो FIA हो सकता है वो सूबाई एंटी करप्शन हो सकता है वो कस्टम्स इंटेलिजेंस हो, और बहुत सारे तफ्तीशी इदारे, हो सकता है वो SCCP हो, जिनके पास भी बिजनेस से मुतलका जो कंप्लेंट्स हैं उनको करने में। और ये वो तरामीम हैं
जो कि इमरान खान साहब ने 3 ऑर्डिनेंसेस के ज़रिए बाज़ औक़ात एक इंट्रोड्यूस करवाया, फिर वो लैप्स किया, फिर दूसरा करवाया, फिर तीसरा करवाया। इस हद तक ये तरामीम उनके अपने दौरे हुकूमत में आई, क्योंकि कहा गया कि सिविल ब्यूरोक्रेसी काम नहीं कर रही, कारोबारी तबके ने आपके सामने यह बातें, सेमिनार सिंपोजिया में उन्होंने शोर मचाया कि नैब हमें कारोबार नहीं करने दे रहा। सूरत थी कि जहाँ पर रेफरेंस पेंडिंग है, अगर कोई ये कहे कि इस तरमीम के बाद वो रेफरेंस ख़त्म हो गया, जो लोग बरी हुए हैं, चाहे वो मरियम नवाज साहिबा हैं, चाहे वो मियाँ शहबाज शरीफ का जो केस बरी हुआ है, चाहे वो एहसन इकबाल साहब की बरीयत है, ये सारी बरीयतें आपने खुद वो केसेस कवर किए हैं, वो पुराने कवानीन के तहत हुई हैं। उन्होंने कहा कि हम ये इसका नई तरामीम का फ़ायदा नहीं लेंगे, और आज भी जो मुकदमे बाकी उनके खिलाफ पेंडिंग है वो पुराने लॉ के तहत रेगुलेट हो रहे हैं। जहाँ तक ताल्लुक था रेफरेंसेस का, कमिंग बैक टू दैट पॉइंट, उसके लिए कहा गया कि वो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट नोटिस इशू करेगी अब चेयरमैन नैब को, और वो ज़ाहिर है प्रोसिक्यूटर नैब वहाँ पे पेश होंगी, उनके असिस्टेंस से, उनकी मुआवनत से अदालत फैसला करेगी कि ये मुकदमा कहाँ जाना है। अदालत ने अगर क्लोज़ करना है तो वो क्लोज़ करने का इख्तियार ऑलरेडी अदालत के पास है, लेकिन उसको ट्रांसफ़र करने का इख्तियार नहीं था। पिछले कानून में मुकदमा बुलवाने का इख्तियार था अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को, कि चेयरमैन नैब अगर समझते हैं कि किसी सूबाई एंटी करप्शन के मामले में केस का मैग्नीट्यूड, यानी कि उसका हुजम ऐसा है कि यह नैब को करना चाहिए। आपने देखा जो पीछे हैदराबाद मटियारी में लैंड एक्विजिशन पे हुआ, वो बहुत बड़ा मुकदमा था जिसमें अरबों रुपए की करप्शन सामने आई। सिंध एंटी करप्शन ने उसको टेकअप किया, FIA ने भी उसको टेकअप कर लिया, तो नैब ने फाइनली उसको टेकअप किया। कानून कहता है कि नैब जब टेकअप कर लेता है तो उसको फौकियत हासिल होगी और वो केसेस ट्रांसफ़र हो जाएंगे। इवन अगर उनका ट्रायल भी पेंडिंग है तो अकाउंटेबिलिटी कोर्ट ऑर्डर करके एंटी करप्शन कोर्ट से या सेंट्रल कोर्ट से वो केसेस मंगवा सकती थी, लेकिन वापस भेजने का ये प्रोसेस नहीं था। तो इस तरमीम के ज़रिए अकाउंटेबिलिटी कोर्ट को ये इख्तियार दिया गया है कि जो मुकदमा उनके सामने है, जो कि ज़ेर तनकीद था, पेंडिंग था, उस मुकदमे के वाक़यात अगर ऐसे हैं कि वो इन तरामीम के बाद नैब अदालत के दायरा इख्तियार में नहीं रहा, तो वो दाखिल दफ्तर करने की बजाय उन मुकदमात को नैब की असिस्टेंस से देखेंगे कि ये किस फोरम और अदालत में जाना है, और उस अदालत और फोरम को वो भेज देंगे। अब उस अदालत को और उस तफ्तीशी एजेंसी को आसानी देने के लिए कि वो फिर ना रुक जाए और उसमें हिकअप्स ना आ जाएं, ये तरमीम तजवीज़ कर दी गई कि ये इख्तियार उस तफ्तीशी एजेंसी और उस अदालत का होगा कि वो उस मुकदमे को वहीं से शुरू कर लेंगे या वो असर नौ उसको शुरू करेंगे। और ये कुछ मोटी मोटी तरामीम थी। हाँ, चेयरमैन नैब के इख्तियारात के हवाले से कहा गया कि कुछ तरामीम हुई हैं, वो सिर्फ एक तरमीम हुई है कि जब चेयरमैन नहीं होते तो डिप्टी चेयरमैन नैब को काफ़ी सारे इख्तियारात नहीं थे। एक्टिंग चेयरमैन के तौर पे वजाहत से नहीं बयान किया गया था, जिसकी वजह से नए रेफरेंसेस का फ़ाइल होना, दायर होना या उनके बारे में बहुत मेजर डिसीजन मेकिंग रुक जाती थी। तो उसको दूर करने के लिए डिप्टी चेयरमैन को कानून ने ये इख्तियार दिया कि डिप्टी चेयरमैन की एब्सेंस में जब एक्टिंग कायम मुकाम चेयरमैन के तौर पे काम करेंगे तो उनको कुल्ली इख्तियारात हासिल होंगे जो चेयरमैन नैब को हासिल होते हैं, ताकि मुकदमात की तफ्तीशें और जो रेफरेंसेस की दायरगी है वो ना रुके। तो ये सेलिएंट फीचर्स हैं इसके। मैंने कहा ये एक वजाहत हो जाए आपके ज़रिए, जो हमारे वकला भाई हैं उन तक भी ये पहुंच जाए, और आवाम में भी कम से कम ये जो एक तासुर है कि ये पता नहीं ये हशप किया गया और मज़ीद इसको अब कवर दिया जा रहा है, ये ऐसी बात नहीं। ये पिछले 7-8 महीने में जो टेक्निकल या जो ज़ाब्ते की रुकावटें देखी गई थी, प्रोसिक्यूटर जनरल नैब ने हमें पहले इन्फॉर्म किया, फिर वज़ीर-ए-आज़म साहब ने यह टास्क सौंपी काबीना के ज़रिए वजारत कानून को। हमने ये स्टेक होल्डर्स को बिठा के, और जो इस अरसे में जजमेंट्स आई अकाउंटेबिलिटी कोर्ट्स की, और एक जजमेंट इस्लामाबाद हाई कोर्ट की आई डिवीज़न बेंच की जिसमें उन्होंने तजावीज़ दी थी, उनको सामने रखते हुए ये कानून में तरामीम की गई हैं, जिन्हें कि कल काबीना ने, क्योंकि इस वक्त कौमी असम्बली और सैनेट सेशन में नहीं है, केसेस क्योंकि रुके पड़े थे, तो उनको सूरत के साथ बाकी अदालतों में और फोरम्स में भेजने के लिए फ़िलहाल ऑर्डिनेंस के लिए भेज दिया गया है। द मोमेंट सेशन होगा, ऑर्डिनेंस अगर जारी भी हो जाता है
तो उसे फिल फॉर ले कर दिया जाएगा, जो कि आइन की मंशा है, और इसे अडॉप्ट करने की हम अब ये सवाबदीद पार्लिमान की होगी। जी बहुत शुक्रिया। साहब ड्राम से सर 2-3 सवाल है। एक तो जो वो ड्राफ्ट है उसमें डिप्टी चेयरमैन का भी है कि कौन होगा, तो उसमें मेंशन नहीं है कि डिप्टी चेयरमैन मेजर जनरल हाजिर सर्विस होगा, लेफ्टिनेंट जनरल हाजिर सर्विस, रिटायर का लफ्ज़ नहीं है। एक वो बता दें। दूसरा एक और आपने एक शुरू में बात की कि ये सर्कुलेट हुई, मैं आपको 4 मार्च का एक लेटर आपका पढ़ के मैंने इस वजाहत से सनाउल्लाह साहब मैं वक्त बचा रहा हूँ, मुझे मौका दें आपके साथ। मैं प्रिंसिपल अप्रूवल के लिए सर्कुलेट हुई है, ये इजाजत कल कैबिनेट ने दी है। कैबिनेट में सर मैं अर्ज करता हूँ ना, आप थोड़ी सी मुझे मौका दें। प्रिंसिपल अप्रूवल आपने लेनी होती है, इट्स अ फॉर्मेलिटी कि हम ये लेके आना चाहते हैं। ये हर महकमा सर्कुलेशन से ही लेता है। आप जब खबरें आई अखबारों में तो कहा गया कि वफाकी काबीना ने नैब तरामीम की इजाजत दे दी। हम प्रपोज्ड बिल साथ लगाते हैं, 4 सबरिया सर्कुलेशन से अप्रूव हो, मैं अर्ज करता हूं उसकी इजाजत है। इसलिए इजाजत है सर्कुलेशन की कि पिछले दौरे हुकूमत में मुस्तफ़ा इम्पेक्स की जजमेंट आने के बाद, मलिक साहब मुस्तफ़ा इम्पेक्स की जजमेंट आने के बाद यकीन मानिए कि तकर्रियाँ तबादले इन्यूमरेबल हैं, लातादाद तकर्रियाँ तबादले हैं जिनके रिस्पेक्टिव कवानीन में लिखा हुआ है कि ये वफाकी हुकूमत करेगी। तो उसमें क्योंकि अगर काबीना की क्वालिटी मुतासर हो जाएगी डिस्कस करने की, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल कई जगह पे ग्रेड 18 और ग्रेड 19 का तबादला भी वफाकी हुकूमत ने करना है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि सर्कुलेशन में डाली गई ताकि जिस दिन काबीना का इजलास हो उस दिन जो अहम मौज़ूआत हैं या अहम चीज़ें हैं वो रखी जाएं और उन पर फिर थ्रेड बेयर डिस्कशन हो। ये प्रोसीजरल चीज़ें भुगताते भुगताते काबीना एग्जॉस्ट ना हो जाए, और वो सर्कुलेशन की रूल्स ऑफ बिजनेस में इजाज़त है। जो कोई संजीदा मामला होता है हत्तुल वसा कोशिश होती है कि काबीना के इजलासों में आए। ये सिर्फ अप्रूवल इन प्रिंसिपल टू इंट्रोड्यूस दिस बिल था, वो अप्रूवल इन प्रिंसिपल को लेके आए थे, इजाज़त दी सर्कुलेशन से कि आप इसे काबीना के इजलास में ले आए, और कल फिर काबीना के इजलास में लाए। मेजर जनरल का नहीं सर, वो क्लैरिटी के साथ कर दिया था हमने। नहीं रिटायर्ड होगा जी, डिप्टी चेयरमैन भी, और जो ऊपर हमने दर्ज किए हैं उसमें भी है कि हैज़ बिन ए लेफ्टिनेंट जनरल ग्रेड 22 ऑफिसर और जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट, और हैज़ बिन यानी कि रहा हो चीफ जस्टिस हाई कोर्ट का। चेयरमैन के लिए और डिप्टी चेयरमैन के लिए ग्रेड 21 मेजर जनरल के बराबर रहा हो, और ग्रेड 21 के जो सिविल सर्वेंट के तौर पर रहा हो। मतीउल्लाह जान साहब, आजम साहब आप वज़ीर कानून हैं, 2 सवालों के अगर जवाब दे दें। क्यूरेटिव पटिशन जो फरोग नसीम साहब ने दायर की थी, आपके बार बार ऐलान करने के बावजूद बज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट का दबाव है या क्या वापस क्यों नहीं ली गई? और दूसरा सवाल, जनरल फैज़ के कोर्ट मार्शल की बातें की जा रही हैं, मगर उससे कता नज़र कि क्या यह हुकूमत करने जा रही है या नहीं, बतौर वज़ीर कानून आप बताना पसंद करेंगे कि किसी भी जनरल के और रिटायर्ड जनरल के कोर्ट मार्शल में क्या वफाकी हुकूमत का भी कोई किरदार होता है? देखिए, जो तो पहली बात है उस पर तो काबीना ने इन प्रिंसिपल डिसीजन दे दिया और उस पर एक समरी तैयार हुई, लेकिन फिर उसमें एक कानूनी नुक्ता था, मैं उसे प्रेस कॉन्फ्रेंस में आउट नहीं करना चाहूँगा, ये मेरा इस्तेकाक है। उसकी रेजोल्यूशन के लिए एक कमेटी बना दी गई कि उसको विड्रॉल का तरीक़ेकार किया है। क्लैरिटी है वफाकी हुकूमत की कि उसको विड्रॉ होना है। आप सबको वैसे भी पता है कि उसकी मेंटेनेबिलिटी के ऊपर बहुत बड़ा सवालिया निशान है, वो इन इट्स प्रेजेंट फॉर्म मेंटेनेबल भी नहीं और शायद इसलिए टेकअप नहीं हो रहा। उस पर कोई दूसरी राय नहीं है वफाकी हुकूमत की, वो आइंदा दिनों में विड्रॉ हो जाएगा। जहाँ तक दूसरी बात है, मैं बड़ा इस पर मुस्तनद राय रखता हूँ कि जिस चीज़ को आपने एग्जामिन ना किया हो उस पर लब कुशाई नहीं करनी। मेरे बादियों नज़र में जो कोर्ट मार्शल का प्रोसेस या प्रोसीजर्स हैं वो सेल्फ अकाउंटेबिलिटी का एक दायरा है आर्मी का, जिस तरह आर्टिकल 209 है जजेस का। अब क्या किसी बैरूनी कंप्लेंट के ज़रिए भी वो इग्नाइट हो सकता है या नहीं, एग्जामिन करूँगा, आपको खुद मिल के वजाहत से बताऊँगा। आइन के अंदर वफाकी हुकूमत अफवाज पाकिस्तान का कमांड और कंट्रोल करती है और आप वफाकी हुकूमत को बैरूनी अंसर करार दे रहे हैं। मैं सेल्फ अकाउंटेबिलिटी की बात कर रहा हूँ, आप मुझे नहीं, मैं अर्ज करता हूँ, मैंने आपको पहले अर्ज किया है
कि मैं जब तक एग्जामन नहीं करूंगा, पढ़ूंगा नहीं, आपको पता नहीं। मैं आप यूं समझिए कि इस पे मेरी काबिल इल्मी है और होनी चाहिए। हमें ये कौम ये बात समझनी चाहिए कि जब तक आप रेलिवेंट प्रोविजंस पढ़े नहीं, उस मामले को एग्जामन नहीं करें, उस पर हमें बयान नहीं दागने चाहिए। मैं ज़ाती तौर पे इस बात का हामी हूँ कि अगर किसी ने गलत किया है, अगर किसी ने अपने हल्फ की पासदारी नहीं की, अगर किसी ने अपने इख्तियारात से तजावुज़ किया है, तो उसे इबरत का निशान बनना चाहिए। सर, आप का खानदानी पस मंजर कानून दान है, 3 नस्लें आप कानून से गुजार चुके हैं और आप भी लॉ मिनिस्टर हैं। तो आपने ये जो नैब की है तरमीम, इसमें ये 2 चीज़ें तो आपने बता दी हैं, तो क्या ये भी है कि 2 बंदा रिटायर होगा, जैसे एडमिरल थे और वो तो अदामिया के पास चले गए, जस्टिस जावेद इकबाल। जस्टिस जावेद इकबाल अभी भी बिजनेस टाइकून के साथ काम कर रहे हैं, उन्होंने लिखवाया था। और इसी तरह 2 मेजर जनरल, मैं नाम नहीं लेना चाहता, रिटायर्ड उनके पास काम कर रहे हैं, तो उनकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। तो क्या इसमें कोई ऐसी शिक रखी है कि जो रिटायरमेंट के बाद चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या डीजी किसी बिजनेस टाइकून के पास या किसी और के पास काम न कर सके? देखिए, ये मेरे ख्याल में शायद आइनी तौर पे मुमकिन ना हो कि एक रिटायर्ड शख्स जिसको हुकूमत एक दफ़ा रिटायरमेंट बेनिफिट्स देने के बाद उससे कता ताल्लुक़ कर लेती है, वो प्राइवेट सेक्टर में काम कर सकता है या नहीं कर सकता। देखिए, हम लोग बहुत एक वो मैं कहता हूँ ना, एक चीज़ को बिल्कुल एक सुरंग में ले जा के देखना चाह रहे हैं। सोचिए उन हज़ारों दयानतदार और साफ शफाफ करियर रखने वाले ऑफिसर्स का जो 60 साल की उम्र में घर चले जाते हैं, उनके बच्चे अभी पढ़ रहे होते हैं, उनके बच्चों की अखराजात, उनके घर के अखराजात के लिए वो कहीं भी जाके काम कर सकते हैं। अब ये एक डिफरेंट सिनेरियो है कि आप किसी एक फर्म को या किसी एक हाउसिंग प्रोजेक्ट करने वाले इदारे को या किसी एक शख्स को समझते हैं कि वो इन लोगों को इकट्ठे करके तो उससे फ़वाइद लेते हैं। ये मेरे ख्याल ये रवैयों की बात है, इसमें शायद आइन जो है वो इजाज़त देता है, शायद नहीं यकीनन देता है। और एक और वजाहत कर दूँ राना साहब, बहुत शुक्रिया, आपने यूँ समझा। मेरे अजीज़ों कारब तो रहे हैं, मैं तीसरी नस्ल में पहला वकील हूँ जी। मेरे वालिद जो हैं वो काश्तकारी करते थे और उनका हमारा बिजनेस था, और दादा सिविल सर्वेंट थे। बहुत शुक्रिया। इमरान वसीम साहब 92। जी, ये बताएंगे कि जो तोशाखाना का रिकॉर्ड आपकी हुकूमत ने पब्लिक करने का फैसला किया है, ये किस टेन्योर का होगा, किस साल से लेके कौन से साल तक का ये पब्लिक किया जाएगा? जी, बड़ा अच्छा सवाल किया। दूसरा इसमें सवाल ये है कि क्या जनरल फैज हमीद के खिलाफ आपकी हुकूमत, वजारत दिफा या वजारत दाखिला ने कोई FIA या नैब को कोई लेटर लिखा है उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए? इमरान साहब, पहले तो आपका जनरल साहब वाले सवाल का जवाब दे दूं। मैंने पहले अर्ज़ किया है कि पहली बात तो ये है कि मेरी वजारत का ये काम नहीं है, ये डोमेन नहीं है। कोई कल को लीगल ओपिनियन के लिए भेजेगा तो एग्जामिन करके दूंगा, मैं सियासी बयान नहीं दागूंगा। और मुझे कोई झिझक, मैंने अपना ज़ाती व्यू पॉइंट सामने रख दिया। मैं समझता हूँ कि जो भी इख्तियार से तजावुज़ करे उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, वो उसका महकमा करे या जो भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो ज़रूर करे। तो आपने तोशाखाना का कहा, तोशाखाना पे एक कमेटी बनाई थी काबीना की, वज़ीर आज़म साहब ने काबीना की इजाज़त से, जैसे ख्वाजा आसिफ साहब ने हेड किया था, उसमें मैं भी था। हमने बड़ी थ्रेडबेयर डिस्कशंस की और 6 से 7 मीटिंग्स की। 2000 से ऑनवर्ड जो तोशाखाना का रिकॉर्ड है वो कंपाइल्ड फॉर्म में मौजूद है तकरीबन 90-95%। जो 2000 से पहले का रिकॉर्ड है वो इस तरह से अवेलेबल नहीं था कंपाइल्ड फॉर्म में, वो डिफरेंट फाइलों और उसमें पड़ा, और बहुत बड़ी एक्सरसाइज थी अगर उस तक उसके पीछे चला जाए। बहुत सारे और मसाइल हैं मुल्क को इस वक्त दरपेश। सन 2000 से लेके आज तक मुल्क में जो सियासी जमातें एग्जिस्टिंग हैं जिन पे ये उंगली उठती है, क्योंकि बहुत सारे इदारे ऐसे हैं जो भी तोशाखाना से जिनको तहफ़ मिलते हैं उन पे किसी ने नहीं पूछना कि वो कहाँ गए और किसने वसूल किए और किधर गए, वो शायद रिपोर्ट भी ना करते हो। जो मैंने गैदर किया कि जो रिकॉर्ड कैबिनेट डिवीजन में है तोशाखाना का, वो ज़्यादातर सिविल ब्यूरोक्रेसी और सियासतदानों से मुतल्लिक़ था। तो तकरीबन तमाम हुकूमतें इसमें कवर्ड होती हैं 2000 से ऑनवर्ड। मुशर्रफ साहब का दौर था, जनरल मुशर्रफ की हुकूमत, फिर मुस्लिम लीग काफ की हुकूमत, फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, फिर पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, उनके अलाइज की हुकूमत, और फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत, और अभी ये PDM कोलेशन जो है ये होंगे वो। सर मैं कहता हूँ सिविल साइड के हमने बिल्ला तखसीस आर्टिकल 19A को सामने रखते हुए
बिला तखसीस कैबिनेट ने ये कह दिया कि वो सारा कंपाइल करके उसको आप फेज़ वाइज, ज़ाहिर है ये एक्सरसाइज ऐसे तो नहीं होनी है क्योंकि कंप्यूटराइज नहीं है, उसको वो किया जा रहा है कंपाइल करके, तो उसको वेबसाइट की भी ऑप्शन दी हुई है और प्रिंट फॉर्म में भी मौजूद होगा, तो वो बिला तखसीस होगा। उससे पीछे अगर किस कट ऑफ डेट आपने रखी है कि कौन डेट से वो हो जाएगा, मेरा ख्याल मुशर्रफ का भी होगा, सबका होगा, मैं अर्ज करता हूँ। उसमें शायद कुछ चीज़ें जो हैं वो करने में 2 हफ्ते 4 हफ्ते लग जाए, लेकिन उसमें नीयत बिल्कुल साफ थी। उसमें अगर किसी भी जमात से आते हैं लोगों के सामने ये होना चाहिए, और अगर उन्होंने उस वक्त राइजुल वक्त ज़ाब्ते के मुताबिक चीज़ें ली हैं तो उनका दामन साफ है, अगर नहीं ली हुई तो उसका जवाब आ जाएगा। उससे पीछे जाने में डिफ़िकल्टी आ रही थी क्योंकि उन सालों का रिकॉर्ड कहीं अवेलेबल नहीं था या वो स्कैटर्ड फॉर्म में था, तो हमने कहा पहली फेज़ में करें। अगर इसको छुपाना होता तो वो एक वैलिड रीज़न थी कि ये बहुत बड़ी एक्सरसाइज है, हम उस पर कमेटी बना देते कि आप 1947 से लेके आज तक का रिकॉर्ड कंपाइल करें, जब कंपाइल हो जाए उसे पब्लिक कर दे। वो एक्सरसाइज 2 साल में भी पूरी नहीं थी होनी, तो हमने तो नेक नीति से ये फैसला किया कि जो हाजिर है वो फौरी तौर पे कर दे। जैसे मैंने अर्ज किया उसमें तकरीबन जो अहद हाजिर के तमाम लोग हैं वो 2000 से 2022 तक कवर होते हैं उसमें। जुल्फ़कार गरमानी साहब, टाइम न्यूज़। मरियम नवाज साहबा बार बार खिताब में कह रही कि तराजू बराबर होने चाहिए इलेक्शन से पहले। आप कानून के वफाकी वज़ीर हैं, हुकूमत भी आपके पास है, तो तराजू जजेस को खुद बराबर करने हैं या आप नवाज शरीफ साहब के जो केसेस हैं उन पर आप पेशरफ करें? नहीं जी नहीं, जो काम अदालतों ने किए हैं वो अदालतें ही करेंगी, और ये मैंने परसों भी यहीं पे ये बात की थी कि तराजू के पलड़े बराबर नज़र ना आने की वजूहात हैं, और वो परसेप्शन सारे लोगों के जहनों में है कि ये सारा कुछ किस तरह से हुआ। और उसमें सिर्फ मैं नहीं कहता, उस ज़माने के हाज़िर सर्विस जजेस ने भी कहा, और मेरे ख़्याल में ये मामला जो है ये ख़ुद एहतसाबी से शुरू होता है। ये इदारे को खुद सोचना चाहिए। मैंने तो परसों भी ये बात की थी कि क्या वजह है कि बहुत सारे ऐसे सरबराहान हैं अदलिया के जिनके बारे में ना कभी टीवी प्रोग्राम में तनकीद हुई, ना उनकी तरफ किसी ने उंगली उठाई, ना किसी ने कहा कि वो अपने गिरबान में झांके, और 4-5 नाम ऐसे हैं जिन पे हर दौर में उनके अदालत में बैठे हुए भी और रिटायरमेंट के बाद भी। वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस करें। उनकी जानिब से कहा गया कि मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पुराने कवानीन के तहत बरी किया गया है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि एहतसाब अदालत दायरा इख्तियार से बाहर मुकदमात को मुतलका फोरम्स पर भिजवाएगी। चलाई जा रही है सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ, और उसमें अभी तक कोई इल्जाम साबित नहीं हुए, और उसके बावजूद जो है वो जजिस के बाकायदा तौर पर जलसे जुलूसों में। आज़म नज़ीर तारड़ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। गुफ्तगू करते हुए कहा गया कि वफाकी काबीना ने नैब ऑर्डिनेंस में तरमीम की मंजूरी दी है, सर्कुलेशन के ज़रिए नैब तरमीम नहीं की गई है। उनकी जानिब से भी कहा गया कि पुराने कवानीन की बिना पर जो है वो छूट दी गई है। मुस्लिम लीग नून की क़यादत को पुराने कवानीन के तहत बरी किया गया। आज़म नज़ीर तारड़ न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं।